अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टेट न्यूज़ की खुसूसी नशिस्त के साथ मैं हूँ सैयद फैसल अली। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजाहिद मंजर रावलपिंडी में, जो यहाँ पर रहायश का है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब की। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को भारत की जानिब से रियासत जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत जो है उसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 370 जो है उसका खात्मा किया गया। और उसके बाद पे दर पे हमने देखा कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ़ तरह की तब्दीलियाँ जो जोग्राफियाई एतबार से थी उनको करने की कोशिश की गई। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से हमने देखा कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करने की कोशिश की गई और हालिया जो इक़दाम देखने को मिल रहे हैं कि भारतीय हुकूमत जो है वो मकबूजा रियासत में डोमिसाइल जारी कर रही है, तो उस 5 अगस्त के बाद से हमने देखा कि कुछ जो हमारी आज़ाद कश्मीर की क़यादत है और बिलखुसूस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, जो हमेशा से ही जिसको कहा जाता है कि जो रियासत जम्मू और कश्मीर की जो एक हैसियत है उसका उजागर करने में बड़ा किरदार रहा है, तो उस तरह से रद्द अमल देखने को नहीं मिला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी और बाकी आज़ाद कश्मीर में जो क़यादत है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसे है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो कुछ किया 5 अगस्त 2019 को, ये रियासत जम्मू और कश्मीर में उनकी पॉलिसीज़ का तसलसल है। और नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मंशूर में इन बातों को शामिल किया था। ये कोई नई बात, अनोखी बात नहीं है कि हिंदुस्तान ने तमाम हरबे बारी बारी आजमाए हैं जो हिंदुस्तान कर सकता था। जब उनमें नाकाम हो गया तो इसराइल के साथ मिलकर जो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए गए, वहाँ से उन्होंने एक्सपर्ट्स हासिल किए, माहिरीन हासिल किए, वहाँ से एडवाइज़र रखे फ़ौज में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मशावरत की, और उसके नतीजे में 5 अगस्त को एक बड़ा जारहाना और कातलाना हमला किया। हम 27 अक्टूबर 1947 को योम स्याह मनाते हैं, लेकिन ये उससे बड़ा योम स्याह है, स्याह तरीन दिन है कश्मीर की तारीख़ का, और हिंदुस्तान के दामन पर एक बदनवा दाग है। इसलिए ये जो सूरत हाल है, ये बीजेपी अगर हिंदुस्तान में आई है तो गुजरात, बाबरी मस्जिद और अक़लियतों के साथ सलूक, ये सारी बातें हमें जहन में रखनी चाहिए। इनसे कोई किसी बात की भी तवक्को की जा सकती है। दूसरा, आपने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वो रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। इस बात का ताल्लुक़ मालूमात के साथ है। इस बात का ताल्लुक़ जो है किसी बहस मुबाहसे के साथ नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो हमेशा तहरीक आज़ादी कश्मीर से 2 कदम आगे रही है। ये सवाल आप उन जमातों से कर सकते हैं जो रद्द अमल के तौर पर सियासत करते हैं और तहरीक आज़ादी के पीछे चलते हैं। कोई वाक़ा हो जाए तो रद्द अमल करते हैं। मसलन मैं 2019 पे आता हूँ, 5 अगस्त। आप देखिए, 19 को हुआ तो 17 में हमने नीला बट में ऐलान किया कि हम सीज़ फायर लाइन की जानिब बढ़ना चाहते हैं, और ये वो जगह जहाँ से तहरीक आज़ादी कश्मीर सरदार अब्दुल खान साहब ने शुरू की थी, तो हम वहाँ पे यहाँ से आगे चलना चाहते हैं और सीज़ फायर लाइन पे एक बिल्डअप करना चाहते हैं। सीज़ फायर लाइन को तोड़ना और गैर तोड़ना मकसूद नहीं होता, लेकिन एक सिंबॉलिक बात है कि अगर 2, 4, 5, 10, 20, 50 हज़ार आदमी, लाख, 2 लाख आदमी सारी जमातों के इकट्ठे हो जाएँ। लेकिन जो ही एकदम हुआ, ऐलान हुआ नीला बट को 23 अगस्त 2017, जो ही ऐलान हमने किया तो फौरी तौर पर, और हमने ऐलान किस लिए किया, वो तकरीर अगर आप सुने तो उसमें ये बात कही हुई है कि बीजेपी के अज़ाइम ख़तरनाक है, कश्मीर पर कोई इंतहाई इक़दाम कर सकती है, इसलिए हमें पेशबंदी करनी है। यानी बजाय इसके कि बाद में रद्द अमल का मुज़ाहरा करें, हमने पेशबंदी का इक़दाम किया। लेकिन फौरी तौर पर यह हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब तशरीफ़ ले आए और उन्होंने मुझे कहा कि इस मामले पर नज़रसानी की जाए। फिर भी मैंने उनसे वो कमिटमेंट नहीं की, लेकिन बाद में फिर सैयद सलाहुद्दीन साहब हिज़्बुल मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह हैं, वो तशरीफ़ ले आए और हिज़्बुल मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल की जमातें तशरीफ़ लेके आई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले तशरीफ़ लेके आए, और यही मुजाहिद मंजिल में बैठ के इस बात पर तय हुआ कि इसको थोड़ा सा मौखर किया जाए। सॉइल लिबरेशन फ्रंट के कि उन्होंने फौरी तौर पर, और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने इस पर बात की, चौधरी वजीर साहब, चौधरी यासीन साहब के बयानात आए। बाकी किसी जमात ने भी मुझे इसके साथ ताउन करने के बजाय मुझे रोकने का मशवरा दिया। हत्ता कि इस्लामाबाद होटल में एक मीटिंग हुई, बाद में काफ़ी जमातें शामिल थी,
बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी थे, उन सब ने कहा कि हम सब मिलकर इसको करेंगे, ये अकेला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का शो न बनाएं। हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का शो बनाए का वहाँ फ़ोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई जमाती नारे नहीं लगाएंगे, हम वहाँ तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर से यकजहती की बात करेंगे। इसलिए ये कहना कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो इन वाक़ात के होने से पहले से आपके अपने रिकॉर्ड अगर आप देखें, आप सोशल मीडिया देखें, अखबारात देखें, तो अल्लाह के फजल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपको 2-4 कदम आगे दिखाई देती है। फिर इसे भी और पीछे चले जाएँ, आप देखें कि जिस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में उसको सूबाई दर्जा देने की कोशिश की गई, तो मुझे आप सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं, आप ऐसे कोई आदमी बताए कि पहले 3-4 महीने मेरे बतौर सदर मुसलमान के अलावा कोई एक बयान दिखवा दें आप आज़ाद कश्मीर पूरे से। मैंने कहा कि बिल्कुल इसकी हैसियत को आप नहीं छेड़ सकते। स्टेट सब्जेक्ट का जब खात्मा हुआ है तो उस पर हमने बहुत स्ट्रांग मौक़िफ़ लिया और कहा क्या, ये बात आप लोग, आप जवान साल लोग हैं, आपको अभी बहुत वक्त चाहिए सारी चीज़ें समझने के लिए। आप लोग ये देखें, मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि आप हिंदुस्तान को बेल आउट कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान जो इक़दाम कर रहा है कल वो ये कहेगा कि ये पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने किए हैं। तो मैंने कहा स्टेट सब्जेक्ट के कानून को मत छेड़ें, गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को मत छेड़ें। तो इसलिए ये जो सवाल है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कुछ किया नहीं किया, हाँ जाहिर है करेगी अपनी बिसात के मुताबिक कि सीज़ फायर लाइन सबसे पहले 58 में तोड़ी ही चोरी गुलाम अब्बास की कॉल पर मुजाहिद अव्वल चिनारे से तोड़ी थी, KLM के उन्वान के तहत तहरीक चलाई थी। तो इसलिए जो कुछ हमारे बस में था या है या आइंदा होगा, उसके तहत हम तहरीक आज़ादी से गफलत नहीं बरत सकते। आपने वो जो रद्द-ए-अमल दिया था, यकीन तौर पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं था, नेशनल प्रेस क्लब में हुई थी। उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत है, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आना शुरू हो गए थे। उनका अभी भी ये इवन बयानिया है कि जब हमारे हुकूक की बात होती है तो कश्मीर वाले सामने आ जाते हैं, हमारी हैसियत की बात करते हैं। तो उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात के ये जो हमारी आइनी हैसियत है उसके साथ छेड़छाड़ से हमारे हुकूक मुतासर हो रहे हैं, उस पर आप देखिए, दो अलग अलग बातें। फ़र्ज़ करें मैं इस बात का हामी हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को दाखिली तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी मिले। मैं इस बात का हामी हूँ कि वहाँ की आइन असम्बली को मजबूत होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, आइन साजी होनी चाहिए, वहाँ टूरिज़म होना चाहिए, मैनेज को डेवलप करना चाहिए, वहाँ के वाटर रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए। वहाँ अगर बादशाह डैम बनता है तो उसकी रॉयल्टी जो है उस सबसे ज़्यादा उनको मिलनी चाहिए। सी पैक अगर गुजरता है तो सबसे पहले वहाँ से गुजरता है। ये तो हम इसमें मामला पर हमारे उनके दरमियान कोई इख्तलाफ ही नहीं है। जिस बात पर कोई इख्तलाफ राय हो सकता है वो ये है कि क्या हम गिलगित बल्तिस्तान को रियासत जम्मू और कश्मीर से अलग करके देख सकते हैं। इस पर कुछ लोगों की अपनी राय हो सकती है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनकी राय काबिल एहतराम है, लेकिन राय काबिल अमल नहीं है, इसलिए कि ये रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। आज जहाँ चीन में हिंदुस्तान की और चीन की पंजा आजमाई हो रही है, उस इलाके का एक मायदा मौजूद है, पाक चीन सरहदी मायदा। उस सरहदी मायदे को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी क्लास 5 में लिखा हुआ है कि इस इलाके के मुस्तकबिल का हतमी फैसला मसला कश्मीर के आखिरी हल के साथ कश्मीरी क़यादत करेगी। तो इसलिए हम उस पर हमारा कोई ज़्यादा इख्तलाफ की बात नहीं है। इसी मसले पर अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की जो रियासत जम्मू और कश्मीर की जो जिस तरह से उसको हिस्सा माना जाता है, आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही है सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को आउन करती है और इसका प्रचार भी करती है, और कुछ कौम प्रेस जमातें भी हैं। लेकिन अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है असम्बली में भी मौजूद है, पहले भी मौजूद रही है, हुकूमत भी रही है। तो गिलगित बल्तिस्तान को रियासत जम्मू और कश्मीर का उसके साथ जोड़ने के लिए या उसको मुतहद करने के लिए कुछ किरदार अदा किया गया हो इस तरह से, या आइंदा किया जाएगा? देखिए, उसके लिए किरदार की बात यह है कि जब कभी कोई मौका हुआ, फ़र्ज़ करें करारदाद इलाके पाकिस्तान है, तो सारी रियासत जम्मू और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान बनने से पहले 1946 की करारदाद आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, तो महाराजा हरी सिंह की पूरी रियासत को कवर करती है। स्टेट सब्जेक्ट का कानून है, तो उसके बारे में हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। मसलन मैंने अपनी हुकूमत में जहाँ श्रीनगर के लोगों को, जहाँ जम्मू के लोगों को, जहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुलाजिम किया, वहीं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी आज़ाद कश्मीर में बराबरी की बुनियाद पर जो मुलाजमत मुझसे हो सकती थी मैंने मुहैया की। तो ये तो जो इक़दाम, फिर मुजाहिद अव्वल का ख़त है कि गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत, तो ये वो ख़त जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है, स्टेट न्यूज़ की तरह से गुजरा हुआ कई मरतबा। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान पर रहा कोई इंतज़ामी हवाला, तो वो आप आज़ाद कश्मीर से जोग्राफियाई तौर पर ऐसी मुश्किल सूरत में हैं
कि उसके लिए आपको माहिदा कराची के तहत हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त देना पड़ी कि आप इसकी देखभाल करें। इसलिए नहीं कि सिर्फ हमारी इजाज़त की बात थी, हमारी इजाज़त का तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें मेजर फ्री के तौर पर तस्लीम किया गया कि DCSP भेजने से पहले भी हुकूमत पाकिस्तान को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर को पूछना पड़ा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बनाए हुए सदर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद रहीम खान साहब को पूछना पड़ा। तो ये दोनों हवालों से ये साबित होता है कि मेन स्टेक होल्डर कश्मीर के अंदर आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। लेकिन दूसरा हवाला ये है कि जो बैन अवी करारदादें हैं, बैन अवी करारदादों में दफा, खारजा और करेंसी ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो गिलगित बल्तिस्तान में वाह खान के कॉरिडोर की वजह से ख़तरात भी लाहक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कि हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ दिफा करना है उस वजह से। और अगर दिफाई क़ुव्वत मौजूद है तो वो थोड़ा बहुत इंतज़ामी काम भी कर सकती है और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पाकिस्तान वहाँ इंतज़ामी इस्लाहत करे। तो ये सारी बात को आप तसलसल में देखें, एक सीक्वेंस में देखें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिला के देखें तो बात वाज़ेह तक वाज़ेह हो जाएगी। अगर दोनों जानब की क़यादत को देखा जाए, रियासत जम्मू और कश्मीर की जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भी एक क़यादत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बड़ी भारत नवाज सियासी जमात भी है। तारीख में उसका किरदार कुछ भी रहा हो, लेकिन 5 अगस्त के बाद से हमने देखा कि जिस तरह से बाकी सियासी क़यादत वहाँ पर उसका एक जो बॉडी लैंग्वेज था वो चेंज होता हुआ नज़र आया। तो 2 रोज़ कबल जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने भारतीय एक अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें एक कॉलम भी लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो कश्मीर की और लद्दाख की जो यूनियन टेरेटरी वाली हैसियत अगर बहाल रहती है तो वो किसी सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। ये उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। तो उसको देखा जाए वो भी एक किस्म की भारत के साथ एक तो हलाक की बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब उनका ये एक बॉडी लैंग्वेज है। क्या ये मायूसी कह सकते हैं इसको? नहीं, मायूसी नहीं है, मायूसी नहीं है, बल्कि ये तजुर्बा है हिंदुस्तान के साथ रहने का। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 40-50 साल से वो और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अलग अलग थी। 2005 में मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला को इस्लामाबाद में दावत दी और एक फ़ंक्शन का एहतमाम किया। 40-50 साल की दूरियों को हमने कुर्बत में बदलने की कोशिश की कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा पहली बार ये फासले मैंने ब्रिज किए। इस्लामाबाद में एक दावत की, वो पाकिस्तान में दौरे पर पगबाश कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, तो मैंने उनको दावत पर बुलाया। ये बात याद रखिए कि हिंदुस्तान के साथ इलाक़ा है ही नहीं, सिरे से मौजूद ही नहीं है जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस जिक्र करती है। एलेस्टर लैम ने और दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकीन ने उसे मुस्तरद कर दिया है कि कोई इलाक़ा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 में मैं दलील के तौर पर यह कहता हूँ कि अगर वो इलाक़ा मौजूद था तो हिंदुस्तान में 48 में सिक्योरिटी काउंसिल ने क्यों नहीं पेश किया? अगर हिंदुस्तान का इलाक़ा मौजूद था तो 49 में सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं पेश किया? अगर वो इलाक़ा मौजूद था तो शिमला माहिदा में क्यों नहीं पेश किया? OIC में, यूरोपियन पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश किया? एक तो ये कोई इलाक़ा मौजूद नहीं था। अलबत्ता हिंदुस्तान नवाज सियासत की बात आप दुरुस्त कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख्याल ये था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहकर शायद कश्मीरियों की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। वो इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड भी हुआ, जिसके बाद कश्मीर में मज़ालिम की एक नई दास्तान का दरवाज़ा खुला। लेकिन ये बात उमर अब्दुल्ला ने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल में पहली बार नहीं कही, बल्कि फ़ारूक अब्दुल्ला ये बात कह चुके हैं, उनके वालिद मोहतरम उमर अब्दुल्ला ये बात कह चुके हैं कि कायद आज़म का मौक़िफ़ 48 में 47 में दुरुस्त था और हमारे बड़ों का मौक़िफ़ गलत था। महबूबा मुफ्ती कह चुकी है कि उनका मौक़िफ़ जो है हमारे बड़ों का मौक़िफ़ ठीक नहीं था और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और पाकिस्तान कायद आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त था। हत्ता कि चीन ने भी आज से चंद साल पहले, 8-10 साल पहले, जब कश्मीरी तलबा को दाखिले दिए तो उन्होंने हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर दाखिले देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्टेपल वीज़ा उसको कहते हैं कि चीन के सफारत खाने का कागज़ था, उस पर मोहर लगा के उसको साथ स्टेपल किया हिंदुस्तान के पासपोर्ट के। तो हिंदुस्तान ने एहतजाज किया था कि आप हमारे पासपोर्ट में वीज़ा क्यों नहीं देते? 200 से ज़्यादा तालिब इल्म। तो चीन ने कहा नहीं, ये हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, ये कश्मीरी शहरी है। अगर हम इसके साथ बात करें 5 अगस्त के बाद से दोनों जानब की सूरत हाल की, पहले तो सूरत हाल अलग थी। एक जानब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जो इलाक़े पाकिस्तान की बड़ी हामी जमात है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तसलसल के साथ हम किरदार देखें तो वो भारत के साथ इलाक़े की बात कर रही है। ऐसे में अगर हम रियासत के मुस्तकबिल की बात करें कि एक बड़े हिस्से पे इलाक़े भारत और दूसरे पे इलाक़े पाकिस्तान का बयानिया चल रहा है, तो रियासत के में बसने वाले लोगों का जो मुस्तकबिल है या रियासत का मुस्तकबिल है, उसके लिए हम किस तरह से समझ सकते हैं इतने बड़े बयानिए होने के बाद उन लोगों के पास ऑप्शन क्या हो, रियासत का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रियासत के हवाले से
पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबर नहीं किया जा सकता। दो बातों वाला बुनियादी फ़र्क है जो आप लोगों को, हमें और सियासी कारकुनों को, दानिशवरों को समझना है। वो ये है कि जो पाकिस्तान के साथ इलाका बयानिया है, ये 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के घर में 18-19 को 2 रोज़ा लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी। और ये जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त वाहिद जमात थी, ये नहीं कि कई जमातों में से एक जमात थी, छोटी या बड़ी थी। और 21 नशिस्तें पार्लियामेंट की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास थी। ऐसे हालात में ये जो बयानिया है, ये किसी जमात का बयानिया नहीं है, ये सवाद आज़म का बयानिया है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम का बयानिया है, और ये जम्मू और कश्मीर के अवाम का रेफरेंडम है पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान बनने से पहले। जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान वजूद में आए हैं, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। अभी इसकी किताब आ रही है बीजेपी के सदर की, अभी महीने 2 महीने में छप जाएगी। वो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने तो ये ब्लेम किया हमें, उसने कहा कि अगर ये कश्मीर में बगावत ना होती, उसने सरदार क़य्यूम खान का नाम लिया है कि अगर ये बगावत ना होती तो ये सारे हिंदुस्तान में शायद बगावत को उसी इस बगावत के साथ जोड़ा है। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो करारदाद इलाके पाकिस्तान का फैसला है, ये रेफरेंडम की हैसियत रखता है। ये दो बयानी नहीं है। हिंदुस्तान गासिब है, जाबर है, फौजी हमले के जरिए काबिज हुआ है। 13वीं और फिर 14वीं तरमीम का मामला हुआ, इस पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं 13वीं तरमीम का होना, और उस पर जो फिर 14वीं तरमीम की अभी बात की जा रही है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, ज़ाहिर इख्तियारात का एक मामला है। तो 13वीं तरमीम के होने में आप किसका क्रेडिट समझते हैं, और अभी जो 14वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, आपको ये बात लोगों को बार बार कहना पड़ती है ताकि समझें कि आज़ाद कश्मीर में वोट का हक़ 1970 में मिला है, और सबसे बेहतरीन एक्ट जो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के लिए हो सकता था वो एक्ट 1970 था, जो पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने नहीं बल्कि जनरल याहिया खान ने आज़ाद कश्मीर को दिया। एक्ट 1970 जो था बेहतरीन एक्ट, तारीख़ का बेहतरीन एक्ट था जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए था, जिसके तहत मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम खान साहब भारी एक्सेस से सदर मुंतखब हुए। उसको भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान के एक जमहूरियत पसंद शख्स ने, एक डेमोक्रेट ने 1974 में एक्ट 74 में तब्दील किया शिमला माहिदा के बाद। वो भी किसी हद तक इसलिए काबिल कबूल था कि उसमें हमारी क़यादत शामिल थी। गाजी मिल्लत मौजूद थे, कैश खुर्शीद मौजूद थे, चौधरी डूरसन मौजूद थे, मुजाहिद अव्वल मौजूद थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। वो एक्ट 1974 जो है 1975 में पीपल्स पार्टी ने एकतरफा तौर पर तरामीम कर दी, जिसमें कि एतराज़ात पैदा होने शुरू हो गए। 79 में जनरल याद खान ने उसमें मज़ीद 23 मार्च 79 को उसमें मज़ीद अपने इंतज़ामी इख्तियारात जो है वो कश्मीर काउंसिल को दे दिए। इसका होलिया बिगड़ गया। तो हमारी रोज़ अव्वल से ये पोजीशन रही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, मुजाहिद अव्वल के खतूत हैं, सरदार सिकंदर याद खान साहब के खतूत हैं, मेरे खतूत हैं, हमारी मीटिंग्स हैं, मिनट्स रिकॉर्ड में हैं कि हमने कहा कि इसमें इस्लाह की जाए, इसलिए कि एक्ट 74 जो था वो उसको असल में बहाल किया जाए। बाद में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ज़माने में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में आज़ाद कश्मीर की तमाम पार्लिमानी और पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई जमातें शामिल हैं। उन सब ने तजावीज़ मरतब की जो असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में तो ये कर रहे थे कि जब भी कोई नई तरमीम होगी उन सिफारिशात को सामने रखा जाएगा, चूँकि उसमें नवाज़ लीग भी शामिल थी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब और चौधरी तारिक फारूक साहब नुमाइंदगी कर रहे थे। राजा फारूक हैदर खान साहब खुद उस मीटिंग में आते जाते बैठते रहे, तो सब नुमाइंदगी मौजूद थी। हमारी तरफ से भी मलिक नवाज साहब थे, सरदार साहब थे, बाकी लोग थे। ये एक्सरसाइज वहाँ मौजूद है। लेकिन ये जो 13वीं तरमीम है, ये बिल्कुल जिस तरह 1975 में पीपल्स पार्टी ने, मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी थी और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने महज अपनी सहूलत के मुताबिक वही तबाही उसमें कर दी थी और एक्ट 74 को ख़राब कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त ये नवाज़ लीग की एक जमात की जो है ज़्यादा से ज़्यादा कि जमात इस्लामी के साथ शामिल है, और वो उन्होंने असम्बली से इसको पास करवा दिया। पास भी उस दिन करवाया जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान का आखिरी दिन था। रात 12 बजे हुकूमत ख़त्म हो रही थी और रात को 10-11 बजे जो है ये तरमीम मंजूर हुई है। और ये भी पता नहीं है कि काबीना की मीटिंग थी भी कि नहीं थी, सेक्रेटरी सारे पूरे थे कि नहीं थे, लोगों को इस पर बड़ा शुबा और एतराज़ है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये तरमीम की भी गई है तो आसमानी सहीफ़े के सिवा, इलामी किताबों के सिवा किसी भी चीज़ में तरमीम और तब्दीली की जा सकती है। तो जो इसमें बाज़ बातें अच्छी भी हैं 13वीं तरमीम में, बाज़ बातें काबिल एतराज़ हैं। राजा फारूक हैदर खान साहब खुद कह चुके हैं कि 13वीं तरमीम जो है उसमें कोई 14वीं तरमीम लाई जा सकती है, कई बार कह चुके हैं। जो रूलिंग पार्टी के सदर हैं
सरबराह हैं और वज़ीर आज़म हैं। तो हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि 14वीं तरमीम लाई जाए और इस 13वीं तरमीम को दुरुस्त किया जाए, और जो इसमें इमाम हैं जो बाकी पार्टीज़ को ऑनबोर्ड नहीं किया गया उनको ऑनबोर्ड किया जाए और इसे दुरुस्त किया जाए। कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, उनकी हम हामी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो काबिल एतराज़ हैं। मसलन ये कि कश्मीर कौंसिल जो है इसकी आईनी हैसियत बाहर सूरत बहाल होनी चाहिए, 100% इस बात पर मैं मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, मालियाती इख्तियारात हैं, ये इख्तियारात हुकूमत आज़ाद फिर हक़ है, सारे छोड़ना चाहें तब भी इस पर मुज़ाकरात करके थोड़ी कमी बेशी करना चाहें वो मुज़ाकरात की बात है, लेकिन ये घर की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 14वीं तरमीम लाजमी है और उसको आना है किसी न किसी वक्त। आपकी जानिब से जो पार्टी की सरबराही है वो भी तब्दील की गई, उसका बारे में भी बता दें कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश है, और इलेक्शन के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं और कहाँ देख रहे हैं ख़ुद को। एक तो ये है कि जो पार्टी की तब्दीली है ये पहला काम नहीं है जो जमहूरियत में हमने नया काम किया हो, बल्कि दुनिया के तमाम अच्छे जो मारूफ सियासी कारकुन हैं वो इस तरह का काम करते हैं। जब मेरे खिलाफ में एतमाद की तहरीक आई है, सरदार याकूब खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर मैंने जाके उनको मुबारकबाद दी और 1 मिनट के अंदर अंदर वापस आके कहा कि जनाब स्पीकर ये मेरे वज़ीर आज़म हैं और मैं इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मेरे खिलाफ में एतमाद करवाया राजा फारूक हैदर खान साहब ने, जो मेरे टिकट पर, मेरे तस्वीर टिकट पर इलेक्शन लड़ के आए थे, लेकिन जब वो बने तो मैंने जमहूरी रवायात की पासदारी की और मैंने उनको मुबारकबाद दी। बाद में दोबारा मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए जब सरदार याकूब साहब के खिलाफ एतमाद की ज़रूरत पड़ी तो मैंने राजा फारूक हैदर खान साहब को वज़ीर आज़म नामज़द किया। ये दुनिया की तारीख़ में मेरा ख्याल है आपको ये मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि जिस आदमी ने एतमाद किया आपके ख़िलाफ़ आप उसी आदमी को वज़ीर आज़म नामज़द करें। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि किसी पार्टी का सदर बनने से पहले तो सदारतें तब्दील होने की बात आपको मिलेगी, लेकिन मुकम्मल इत्तेफाक राय से सदर बनने के बाद सदारत छोड़ना ये अल्लाह के फजल से 150-200 साल में सब कॉन्टिनेंट की तारीख का मुनफरद वाक़ा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी इक़दाम था कि हम ये चाहते हैं कि और लोगों का भी हक़ है, और अगर लोग इसार का मुजाहरा करते हैं वो मेरे हक़ में दस्तबरदार होते हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं कभी अपने साथियों के हक़ में अपने जायज़ हक़ से भी दस्तबरदार हूँ, तो इसको लेके चलें। इसका तो पस मंज़र ये है कि एक अच्छी रस्म है जो बाकी लोग नहीं डालना चाहते, हमने डाली है। इस पर तो लोगों को दाद देनी चाहिए और तारीख़ में इस पर अल्लाह के फजल करम से हम जिंदा रहे न रहे, तारीख़ में इस पर दाद मिलेगी। ये जो 3 इक़दाम है, सरदार याकूब खान को मुबारकबाद देना 1 मिनट के अंदर अंदर, और जिस आदमी ने एतमाद किया उसी आदमी को राजा फारूक हैदर खान को वज़ीर आज़म बनाना, और तीसरा ये कि मुंतखब होने के बाद सदारत छोड़ना, तो ये बहुत बड़े जमहूरी इक़दाम है जो अल्लाह के फजल करम से इसार का, रवादारी का, भाईचारे का, बाहमी एहतराम का और इदारों की और दोस्तों की राय के एहतराम का मुजाहरा करते हैं। इसलिए इसको तो इस हवाले से देखें। बाकी रही बात ये कि ये जो पाकिस्तान में किसकी हुकूमत और किसकी नहीं है, ये एक बात है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बाजी जब आप स्टडी करेंगे आपको बड़ा इत्मीनान होगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कभी भी मुनसिफाना इलेक्शन में किसी इमदाद की मोहताज नहीं रही। मैंने अभी आपको कहा कि 1946 में पाकिस्तान नहीं बना था तो 21 नशिस्तें जो थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास थी। मैंने अभी आपको बताया कि 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीते, मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जीते, और आज़ाद कश्मीर में सरदार मोहम्मद अयूब खान साहब और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कई लाख की लीड से जीती। 1985 में जनरल ज़िया साहब ने इलेक्शन करवाए, उनकी जमात वहाँ मौजूद नहीं थी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2-3 इलेक्शन करवाए, इनकी जमात नहीं थी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई। जब भी आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद की हुकूमत धांधली नहीं करेगी, मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। जो 5 अगस्त के बाद, एक तो 5 अगस्त 2020 आने वाला है, इसके हवाले से खारजा की जानिब से, पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत के ख़त्म होने के मामले पर की गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने मुल्क के अंदर और बाहर मसला कश्मीर के ऊपर मौसर नुमाइंदगी की है, सफारतकारी भी की है, तर्जमानी भी की है और इस आवाज़ भी उठाई है, नुमाइंदगी भी की है, और RSS के अज़ाइम को बेनकाब करने में, मोदी के अज़ाइम को बेनकाब करने में, हिंदुत्व के मनसूबों को बेनकाब करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। वो तो बड़ा काबिल कदर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मसला कश्मीर के ऊपर कोई पॉलिसी मौजूद है, कोई कौमी कश्मीर पॉलिसी मौजूद है, तो वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि माजी में भी सियासी हुकूमतों ने गलतियाँ की पै दर पे और मसला कश्मीर को नुकसान पहुँचा। इसलिए सफारतकारी तेज़ होनी चाहिए, मसला कश्मीर में कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ करीबी ताल्लुक़ मौजूद होना चाहिए
और आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एतमाद में रखना चाहिए। पाकिस्तान के बाहर जो कश्मीरी डायस्पोरा काम कर रहे हैं उनके साथ रब्ता ज़ब्त होना चाहिए। कश्मीरी सफारत कानून में कश्मीर डेस्क कायम होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हर हफ्ते किसी एक इलाके की, कभी आसियान की, कभी सेंट्रल एशिया की, कभी अफ्रीका की, कभी साउथ अमेरिका की, कभी नॉर्थ अमेरिका की, कभी यूरोप की, कभी मशरिक़ वस्ता के एम्बेसडर को बुला के ब्रीफिंग करवाएं, उसमें आज़ाद कश्मीर की क़यादत को बुलाएं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को बुलाएं। और अभी सईद अली गिलानी का इस्तीफ़ा आपने देखा कि छोटी बात नहीं है, उन्होंने सियासत से इरादी का ऐलान कर दिया, मायूसी का इज़हार किया, तो ये थोड़ी बात नहीं है। मीर आज़म फारूक साहब हैं जो अपनी तकदीर को ये तहरीक चलने से पहले से जो है वो रोज़ अव्वल से जो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, वो मीर वाइज की फैमिली है। यासीन मलिक साहब लिबरेशन फ्रंट के सरबराह हैं, सर से लेके पाँव तक ज़ख्मों से चूर हैं, लेकिन आप उनको देखते हैं। प्रोफेसर गनी भट्ट साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, आसिया इंद्राबी साहब हैं, मुल्ला अब्बास अंसारी साहब हैं। तो इन तमाम लोगों को आप देखें, इनकी कुर्बानियाँ हैं और ये पॉलिटिकल फेस हैं तहरीक का। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का इज्तिमाई क़यादत का इदारा है, तो इससे जो है सामने रखना चाहिए और इसे मजबूत करना चाहिए, मुस्तहकम करना चाहिए, वरना अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा कि घर घर आपको लोगों के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे और जो पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर वार तब्दीलियाँ हुई हैं उन पर हमने इनसे तफसीली गुफ्तगू की है। आज के स्टेट न्यूज़ की इस खुसूसी नशिस्त से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।